नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के पत्र की, जीतन राम मांझी के बड़े बयान की। देखेंगे बीजेपी का साथ देकर कैसे मुश्किलों से घिरे शिंदे, दिल्ली चुनाव के बीच किन आरोपों से घिरी बीजेपी, जानेंगे चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के गठबंधन को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता में आरजीकर मामले के दोषी संजय रॉय को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा। जूनियर डॉक्टरों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, बोले सजा पर्याप्त नहीं। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह, विधायक रमेश जरकीहोली ने प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को बताया बच्चा, बोले विजेंद्र का अध्यक्ष पद लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान, बोले सांप्रदायिकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एनसीपी में शामिल नहीं होंगे दागी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 494 अंकों के उछाल के साथ 77,073 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 141 अंकों की तेजी के साथ 23,344 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली एम्स का दौरा किया था। अब इसी को लेकर राहुल ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने इस चिट्ठी में दिल्ली एम्स में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की है। तो और क्या कुछ लिखा है राहुल ने इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 16 जनवरी की रात अचानक दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने अस्पताल के बाहर सर्दी में ठिठुरते लोगों से मुलाकात की थी, जो दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज के लिए आए हुए थे। दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ये बड़ा सवाल था। तो सवाल एम्स पर भी था, जहां लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद अब राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली की CM आतिशी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही। राहुल गांधी ने एक्स पर भी इस चिट्ठी को शेयर किया। उन्होंने लिखा, पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा रहता है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना ये भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राहुल ने आगे लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की CM और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही आशा है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस पहल करेगी और उसके लिए जरूरी संसाधनों को बढ़ाएगी। राहुल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की CM को पत्र लिखा है। अब देखना है कि राहुल ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका हल करने की कोशिश कब की जाती है। राहुल लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं बिहार में भी बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद एनडीए में फूट की चर्चाएं तूल पकड़ रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव साल के आखिरी में होंगे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी से ही टकराव दिखाई देने लगा है। जहानाबाद में हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को दिल्ली और झारखंड में धोखा दिया गया। एनडीए में एक भी सीट नहीं दी गई। जिसकी जैसी औकात थी वो देख कर टिकट दिए गए, लेकिन बिहार में मांझी मजबूत ताकत रखता है, इसलिए बिहार में हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम बिहार में कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मांझी के तेवरों से बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, उसने एनडीए की लड़ाई को सड़क पर ला दिया है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से मांझी को साथ आने का न्योता भी दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की रणनीति है कि वे जीतन राम मांझी को पशुपति पारस की तरह बीच मझधार में छोड़ देंगे। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल होने वाला है। अब इन लोगों को देखना है कि वो गोडसेवादी के साथ रहेंगे या अम्बेडकरवादी का सहारा लेंगे। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी जब तक बीजेपी के साथ है, वहां वे दलितों के सम्मान की बात नहीं कर सकते। बीजेपी ने अपने किसी भी सहयोगी को नहीं छोड़ा है। अब जीतन राम मांझी को समझ आ रहा है कि बीजेपी उन्हें अपनी औकात दिखा रही है। बिहार में भी उनकी पार्टी तोड़ी जाएगी। बीजेपी का ये रवैया सबको पता है। बिहार में एनडीए में फूट की खबरें तूल पकड़ रही हैं, तो महाराष्ट्र में महायुति में टकराव की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है। महायुति में चल रही खटपट अब सतह पर आती दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर शिंदे गुट की शिवसेना भड़क उठी।
तो वहीं संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे शिंदे के साथ ही पूरे महायुति की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे बड़ी मुश्किलें महायुति की, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महायुति में मची रार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर शिंदे गुट की शिवसेना भड़क उठी है। दरअसल फडणवीस सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले से शिंदे गुट की शिवसेना सहमत नजर नहीं आ रही। इसके विरोध में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। ऐसे में सरकार ने फैसले पर स्टे लगा दिया। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी मंत्री के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। इस विवाद के पीछे की वजह यह है कि एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि नासिक की जिम्मेदारी बीजेपी नेता गिरीश महाजन को मिली है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी और एनसीपी के बीच गठजोड़ के चलते शिव सैनिक खुद को नजरअंदाज होता महसूस कर रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के दावे ने भी शिंदे की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। शिंदे इस बात से परेशान रहते हैं और अब शिंदे गुट में नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। उदय सामंत को 20 विधायकों का समर्थन हासिल है। संजय राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को जब इस प्लान के बारे में जानकारी मिली तो सीएम पद के लिए अपनी दबाव की रणनीति बदल दी। आखिरकार उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे को बीजेपी के साथ जाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। संजय राउत के दावे ने शिंदे की परेशानी बढ़ा दी है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस दौरान सियासी दलों में बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक किताब लॉन्च की है, जिसमें बीजेपी की कोरी उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की आय को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का भी आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई है। चुनाव प्रचार को लेकर जेल में बंद AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने 20 जनवरी से 5 फरवरी यानी कि वोटिंग वाले दिन तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने ताहिर की जमानत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए जो जेल में बंद है। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिलना मुश्किल सा दिख रहा है। इस बीच चुनाव प्रचार में आपके बीजेपी पर हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ एक किताब लॉन्च की है। इस किताब में जिसमें दिल्ली में भाजपा की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। इस किताब का नाम रखा गया है अचीवमेंट ऑफ बीजेपी इन दिल्ली। बता दें कि इस किताब में दिखाए गए सारे पन्ने सभी खाली हैं और किताब के एक एक पन्ने को खोलकर आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि पूरी जनता के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए कब तक पहुंचाएंगे। इसमें लिखा है कि 15 अगस्त 2022 तक पक्के मकान किसे मिले और किसे नहीं। फसल के दाम दोगुने हुए, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 40 रुपए लीटर हो गई है। ये बीजेपी की उपलब्धियां हैं। ये किताब जन जन तक पहुंचाइए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप आमने सामने मैदान में हैं, जबकि चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों में गठबंधन हो गया है। यहाँ दोनों ही दलों के नेताओं की जुबान पर इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात है। यानी बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन में फूट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसका जवाब उसे मिल गया है, क्योंकि इंडिया के सामने बीजेपी को हार तय दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को अपनी हार दिखाई देने लगी है। बीजेपी को उम्मीद थी कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वैसा ही नजारा चंडीगढ़ में भी दिखाई देगा। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी अपना मेयर आसानी से बनवा लेगी। लेकिन बीजेपी की यह उम्मीद धुल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है। बीजेपी की तरफ से मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर बिमला दुबे और डिप्टी मेयर पर लखबीर सिंह बिल्लू के नाम तय किए गए हैं। सभी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव 24 जनवरी को होना था, लेकिन मतदान प्रक्रिया को लेकर यह चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ निगम के मेयर कुलदीप कुमार की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था
कि मेयर का कार्यकाल 20 फरवरी तक है, इसलिए चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद ही कराए जाएं। लेकिन कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया कि पिछले बार चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी है, इसलिए चुनाव 29 जनवरी के बाद ही कराए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब जल्दी ही मेयर चुनाव की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की हार तय है, क्योंकि चंडीगढ़ निगम में पार्षदों की संख्या 35 है, जिसमें बीजेपी के पास 15, आप के 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। इसमें लोकसभा सांसद का भी वोट होता है, जो कि कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास 36 में से 21 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 15। मेयर चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं, तो हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। किसानों ने फिलहाल अपना दिल्ली कूच टाल दिया है। किसान 21 जनवरी को दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मीटिंग का न्योता दे दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला और कब तय हुई है मीटिंग की तारीख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने अपना दिल्ली कूच टाल दिया है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार यानी कि 20 जनवरी को किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवर सिंह पंडेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच को टाल दिया गया है। इससे पहले पंडेर ने कहा था कि किसान दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अब केंद्र ने किसानों को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है। इस पर पंडेर की मांग है कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले ये मीटिंग करे और ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। बता दें कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 जनवरी को पंजाब, हरियाणा समेत देश भर में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र से बातचीत का न्योता मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सभी किसान घेराव करने की बजाय ईमेल के जरिए सांसदों को मांगों का ज्ञापन भेजेंगे। वहीं इस बीच 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा था कि सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक संदेश भेजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसानों से जल्द बातचीत शुरू हो सके। अब देखना होगा कि केंद्र के साथ किसानों की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। सबकी निगाहें किसानों के साथ मोदी सरकार की बैठक पर टिकी हुई है, तो निगाहें ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर भी हैं। महज कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। सत्ता संभालते ही ट्रंप 200 आदेश पारित करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल का कैसा होगा आगाज, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में महज कुछ ही घंटों में सत्ता बदलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप संविधान की रक्षा के नाम पर 35 शब्दों की शपथ लेंगे। वो 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें एक बाइबल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है और दूसरी उनकी मां की। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद ट्रंप भाषण देंगे। शपथ ग्रहण के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी। इस बीच वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी की आशंका के बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। ट्रंप ने परंपरा कायम रखते हुए 18 जनवरी की रात ब्लेयर हाउस में बिताई, जो व्हाइट हाउस के सामने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में राष्ट्रपति का आधिकारिक अतिथि निवास है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण से पहले ही साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते ही 100 महत्वपूर्ण फाइलों पर साइन करेंगे। उन्होंने बॉर्डर को भी मजबूत करने की बात कही है, यानी अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप काफी सख्त रुख अपनाने वाले हैं। वहीं अपने विक्ट्री स्पीच के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद नजदीक है। इसके साथ ही उन्होंने इसे रोकने की बात कही। ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच हुए सीजफायर का भी श्रेय लिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप इफेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी जंग और मिडिल ईस्ट के देशों में फैली अराजकता को रोकने की बात भी कही। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप लगातार कनाडा, मेक्सिको को अमेरिका में मिलाने की बात कह रहे हैं, इजराइल को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं, ऐसे में ट्रंप जंग रुकवाने का इरादा रखते हैं या उनके फैसलों से नई जंग छिड़ने वाली है? अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, आप भूल तो नहीं गए, वही जस्टिस रंजन गोगोई जो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर कभी विराजमान हुआ करते थे, बड़े सिंहासन पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर वो बैठा करते थे, आज संसद की भीड़ का एक हिस्सा बन करके रह गए हैं। वो कभी कभी बोला करते हैं, उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने से देश की एकता को बढ़ावा मिलेगा। काश नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्य जहां पर मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री ने अपना दौरा नहीं किया, वो इस बात को कहते कि प्रधानमंत्री के दौरे से भी देश की एकता को, अखंडता को और संविधान को ताकत मिलेगी और लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, क्योंकि वो खुद भी तो नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।